अब हम आ जाते हैं स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। स्पेसिंग कौन कौन सी होती हैं? क्लीवेज, वो ब्रेकिंग है, लेमिनेशन है, फोलिएशन है। ये लेमिनेशन, फोलिएशन, सेडिमेंटेशन या जो मेटामॉर्फिज्म के थ्रू जितनी भी लेयर्स बन रही होती हैं वो दरअसल लेयर्स स्टैक अप हो रही होती हैं एक दूसरे के ऊपर। पैरेलली हो सकता है, अपना वर्टिकली हो सकता है, एक्सियली हो सकता है, या किसी और स्पेसिफिक प्लेन के अलॉन्ग उनकी मतलब लेमिनेशन हो सकती है, या लेयरिंग का जो स्टैकिंग का प्रोसेस है वो हो सकता है। अब डिसकंटिन्यूटीज़ कौन सी हैं? जॉइंट्स, फोल्ड्स, फॉल्ट्स, ब्रेकेज या टर्न जो हैं उनको हम डिसकंटिन्यूटीज़ कहते हैं। अब डिसकंटिन्यूटीज़ की स्पेसिंग होती है, जिस तरह आपको रोड के साथ साथ चलते चलते जा रहे हो आपको रॉक्स के ब्लॉक्स नजर आते हैं, वो दरमियान में टूटे होते हैं, किसी जगह से मुड़े हुए होते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो नेचुरली एक रॉक्स हैं उनको किसी ने आके मतलब उनकी साइडें तराश दी हों या उनको टर्न दे दिया हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ये। तो जो आपको साइडों से मुड़ी हुई रॉक्स नज़र आती हैं उनको हम फोल्ड्स कहते हैं। अब उनके दरमियान में स्पेसिंग होती है, फोल्ड्स, फाल्ट्स, और इनके दरमियान में स्पेसिंग हो सकती है। उन स्पेसिंग की बेस पे हम डिसकंटिन्यूटीज़ को क्लासीफाई करते हैं। अब अगर उनकी स्पेसिंग 0.02 मीटर से लेस है तो उसको हम एक्सट्रीमली क्लोज स्पेसिंग कहेंगे। मींस उनको इंटैक्ट तो नहीं कह सकते, इंटैक्ट रॉक्स नहीं कह सकते, लेकिन वो क्लोजली स्पेस्ड है। अगर 0.02 मीटर से 0.06 मीटर है तो क्लोजली, वेरी क्लोजली स्पेसिंग है उनमें। और अगर क्लोज स्पेसिंग है 0.06 से 0.2 मीटर, द फर्स्ट वन वाज लेस देन 0.02 मीटर, वेरी एक्सट्रीमली क्लोज स्पेसिंग, देन देयर इज very close spacing which exhibits that spacing ranging from 0.02 meter to 0.06 meter. After that, loose spacing and moderate spacing and wide spacing, very wide spacing and extremely wide spacing. अब spacing जितनी जितनी बढ़ती जाएगी वो रॉक्स उतनी उतनी कमज़ोर होती जाएंगी, क्योंकि वो अलग-अलग होती जाएंगी। जब मुख्तलिफ रॉक्स एक ब्लॉक पड़ा हुआ है उनमें डिसकंटिन्यूटी आ गई है, उसकी स्पेसिंग पहले कम थी तो वो फिजिबल थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्पेसिंग बढ़ती जा रही है वो फिजिबल नहीं रही हमारे लिए, क्योंकि उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं रही, वो इंटैक्ट रॉक नहीं रही। तो ये डिपेंड करता है कि जब आप फील्ड में जाके देखेंगे तो स्पेसिंग उसकी चेंज हो रही है। अगर ज़्यादा स्पेसिंग है तो इसका मतलब आप उसके ऊपर जो लोड है वो कंकरेंटली अप्लाई नहीं कर सकते, एक पॉइंट पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है इनके दरमियान में ब्रेकेज है और ये लोड को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और अगर इंटैक्ट रॉक है, मीन्स एक जुड़ी हुई रॉक है, एक कंप्लीट उसका ब्लॉक है, तो वो वेरी मच फिजिबल है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग रॉक स्ट्रेंथ। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रॉक की स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट करते हैं? नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़, मीन्स डिसकंटिन्यूटीज़ किस नेचर की हैं? जॉइंट्स हैं, फॉल्ट्स हैं, फोल्ड्स हैं या क्लीवेज हैं। अब अगर जॉइंट्स हैं तो वो रॉक की स्ट्रेंथ को कम करेंगे, क्योंकि दरमियान में जुड़े हुए होते हैं, वो इंटैक्ट नहीं रही होती। फोल्ड्स हैं, उनमें जो रॉक्स हैं वो उनके फोल्ड्स बने हुए होते हैं। या फॉल्ट्स हैं, मीन फोल्ड्स में रॉक्स मुड़ी हुई होती है, आपको ऐसा नज़र आ रहा होता है कि इसका वेज जो है वो सर्कुलर हो गया। उसके अलावा फॉल्ट्स हैं, फॉल्ट्स का मतलब है उनमें स्पेसिफिक ब्रेकेज है, वो एक दूसरे से अलहदा हुई पड़ी हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है रॉक की स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट करती हैं। लोकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़, वो किस जगह पे वाक़ हैं, जिस जगह पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रोजेक्ट है, जो बिल्डिंग है, वही यानी है क्या वो डिसकंटिन्यूटी उसी जगह पे है? अगर वो उसी जगह पे है तो वो आपके प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करेगी, मीन्स वो ज़्यादा लोड बेयर नहीं करेगी। और अगर आपके प्रोजेक्ट के जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल है या जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जोन है अगर उससे हट के, तो फिर वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी, आपका जो प्रोजेक्ट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूटी आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर आ रही है तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, या फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, या उसका हल ढूंढना पड़ेगा। अब रॉक्स जो हैं उनमें अगर अंडरग्राउंड रॉक्स हैं उनकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं ट्रीटमेंट की। उनमें रॉक बोल्टिंग है, उसमें हम ग्राउंड एंकर्स इंस्टॉल करते हैं, उसमें हम लेटरल स्पोर्ट्स इंस्टॉल करते हैं, उसमें हम शेयर वॉल्स इंस्टॉल करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिन रॉक्स में डिसकंटिन्यूटी आ गई है उनको कम्पिटेंट बनाने के लिए, या उनको इंटैक्ट तो हम बना नहीं सकते। आर्टिफिशियल इंटैक्ट आप जितना बनाओगे आपको उतने ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। अब एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो प्रोजेक्ट की इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी। बीइंग एन इंजीनियर हमने टेक्निकली पोटेंट एंड इकोनॉमिकली वायबल सोल्यूशन देना होता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते जहाँ पे रॉक्स में डिसकंटिन्यूटी ज़्यादा है या वो आपके लिए फिजिबल नहीं है तो आप उसकी ऐसी ट्रीटमेंट शुरू कर दो कि आपकी जो कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट से बढ़ जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपने इकोनॉमिकली वायबल हल ढूंढना होता है। अब डिसकंटिन्यूटी फ्रीक्वेंसी है, हमने ये देखना है कि किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर जो डिसकंटिन्यूटी है वो कि उनके नंबर्स कितने हैं, एक स्पेसिफिक लेंथ में नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ कितना है। डिसकंटिन्यूटी फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ पर यूनिट डिस्टेंस। मीन्स एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, आपने जिसको चेक करना है। 1 मीटर की एक रॉक है, एक रॉक स्ट्रेट है, आपने ये चेक करना है कि इसके अंदर डिसकंटिन्यूटी की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो देखना पड़ेगा कि उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ कितनी है। अब सपोज 1 मीटर का एक एरिया था, स्ट्रेटा था, जो आपके स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जोन में आ रहा था, तो अब उसमें डिसकंटिन्यूटीज़ कितनी है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अब उसमें आपको फोल्ड्स नहीं मिलते, सिर्फ फॉल्ट्स मिलते हैं, या सिर्फ फोल्ड्स मिलते हैं, या सिर्फ जॉइंट्स मिलते हैं।
तो जो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस विच यू आर कंसीडरिंग इज नोन एज द डिसकंटिन्यूटी फ्रीक्वेंसी। ये आपको नीचे ये फार्मूला नजर आ रहा है। डिसकंटिन्यूटी फ्रीक्वेंसी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ discontinuities divided by length of the segment which you are considering. It might be 1 मीटर, it might be 10 feet, आपने जो भी उसको कंसिडर करना है उसको देख लें। उसका यूनिट उसके हवाले से तब्दील उसके जो रेशो होगी वो वैसे ही तब्दील हो जाएगी। अब सपोज अगर आप 1 मीटर को कंसिडर कर रहे हैं तो 1 मीटर में जो है वो 3 डिसकंटिन्यूटीज हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 पर मीटर होगी। मीन्स 1 मीटर में 3 डिसकंटिन्यूटीज हैं। अगर आप 10 मीटर को कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें अगर 30 डिसकंटिन्यूटीज हैं, डिवाइड बाई आप 10 कर दोगे 30/10, तो आपके पास डिसकंटिन्यूटी की फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 आ जाएगी। डिसकंटिन्यूटीज़ की जो फ्रीक्वेंसी है ये भी इम्पैक्ट करती है। अब अगर देख लें एक स्पेसिफिक एरिया में जो आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जोन था उसमें उसकी स्ट्रेस अपना जो डिसकंटिन्यूटी फ्रीक्वेंसी है वो 1, 2, 3 है, वो मतलब वो एक्सेप्टेबल है। अगर उससे ज़्यादा है, सपोज वो 10 से ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है या इससे भी ज़्यादा है, तो वो आपके लिए फिजिबल नहीं है। इसी वजह से आपने डिसकंटिन्यूटी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। अब हम आ जाते हैं अनकन्फर्मिटीज़ के ऊपर। अनकन्फर्मिटीज़ क्या होता है? इनके नाम से ही अनकन्फर्मिटी एक जिस तरह उसका एक टाइटल है उससे आपको लग रहा होगा कि कोई चीज़ इसमें कन्फर्म नहीं है, इसमें कोई डिसरप्शन है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस है। An unconformity is a buried erosional or non-depositional surface separating two rock masses or strata of different ages, indicating the sedimentary deposition was not continuous. अब ये देख लें, इग्नियस रॉक्स बनती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं या मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। वो एक स्पेसिफिक टाइम बीइंग के अलाउंड बने। अगर वो टाइम बीइंग के साथ साथ बन रही हैं, मतलब उनमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आ रही, टाइम का लैप्स नहीं आ रहा। सपोज एक रॉक बन रही थी 2000 में, वो कंप्लीट हो गई उसका प्रोसेस जो था, फिर उसमें दरमियान में 5 साल की ब्रेक आ गई है, तो उसके बाद फिर डेपोजिशन स्टार्ट हो गई है। तो 5 साल बाद जो उसके ऊपर दूसरी राख बनेगी तो उस नीचे वाली राख में और अब बनने वाली राख में आपको क्लियर डिफरेंस नजर आएगा। इसी को हम कहते हैं अनकन्फर्मिटी। मीन्स आपको 2 लेयर्स के दरमियान उनके टेक्सचर, उनकी शेप या उनकी जो फिजिक है उससे ही आपको लगेगा कि नीचे वाली जो राख है वो बहुत पहले बनी थी और उसको जो ऊपर वाली राख है ये यंगर राख है। मीन्स द अंडरलाइंग रॉक वाज ओल्डर रॉक एंड द ओवरलाइंग रॉक इज अ क्वाइट यंगर रॉक। Unconformities represents gaps in the geological records period of time that are not represented by any rocks. ये आपको अनकन्फर्मिटीज जियोलॉजिकल रिकॉर्ड बताएगी कि ये कौन सी राख किस फिनोमिना के तहत बनी थी और इनके दरमियान ब्रेकेज की जो टाइम लैप्स है या जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है। An unconformity is the contact between sedimentary rock that are significantly different in age or between sedimentary rocks and older eroded igneous or metamorphic rocks. अनकन्फर्मिटी इग्नियस रॉक्स में भी हो सकती है, मेटामॉर्फिक में भी हो सकती है और सेडिमेंट्री रॉक्स में भी हो सकती है। ये जस्ट आपको उसकी जियोलॉजिकल एज बता रही होती है कि कौन सी रॉक जो है वो यंगर है, कौन सी रॉक ओल्डर है और किस टाइप की है। अ डिसकन्फर्मिटी इज एन अनकन्फर्मिटी बिटवीन पैरेलल लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स विच रिप्रेजेंट्स अ पीरियड ऑफ इरोजन और नॉन डेपोजिशन। डिसकन्फर्मिटी इस तरह समझ लें कि उसमें एक वक्फा आ गया, उसमें एक ब्रेक आ गई, उसमें एक इंटरवल आ गया। उस इंटरवल से जो उन 2 लेयर्स ओल्डर लेयर और यंगर ओल्डर रॉक और यंगर रॉक के दरमियान जो डिफरेंस आया है, उनके दरमियान में कोई थोड़ा सा जॉइंट आ सकता है, उनके दरमियान में कोई फॉल्ट आ सकता है। तो उसकी वजह से जो आपको डिसकन्फर्मिटी नज़र आएगी, मीन्स जो तातुल नज़र आएगा उसको हम डिसकन्फर्मिटी कहते हैं। वो भी बेसिकली अनकन्फर्मिटी ही है ना। अनकन्फर्मिटी जियोलॉजिकल एज का डिफरेंस बताती है, डिसकन्फर्मिटी ये बताती है कि इन 2 रॉक्स के दरमियान एक तातुल है, ये जैसे एक साथ नहीं बनी, उनके दरमियान में इंटरवल आ गया। अब हम अनकन्फर्मिटीज़ को, ये आपको पिक्चर ज़्यादा क्लियर कर रही होगी। इस फर्स्ट पिक्चर को आप देख लें, डिसकन्फर्मिटी है। अब ये देख लें, नीचे ओल्डर लेयर है, उसके ऊपर फिर एक लेयर सेडिमेंट हो गई, उसके ऊपर फिर लेयर एक सेडिमेंटेशन हो गई। अब दरमियान में इसके दरमियान में एक जॉइंट समझ लें, जॉइंट आ गया, उसके ऊपर फिर आपने ये आपको ब्रिक्स नज़र आ रही हैं, उसके लेयर्स किसने लगा दी है, उसके ऊपर रॉक आ गई, उसके ऊपर फिर एक प्रोसेस हुआ, उसके ऊपर फिर। अब इसमें देख लें ये एक स्ट्रेटिफिकेशन है। अब ये आपको सबसे नीचे लेयर जो है इसका मतलब है सबसे ओल्डर यही है, उससे ऊपर वाली नीचे वाली से यंगर है, फिर ये उसके नीचे वाली दोनों वाले से यंगर है, ऊपर वाली फिर इन सब से यंगर है और दिस इज़ द यंगर मोस्ट लेयर, ये यंगेस्ट लेयर जो है। ठीक है। अब इन 2 लेयर्स के दरमियान आपको एक ब्रेक नज़र आ रही है, एक इंटरवल नज़र आ रहा है, एक सरफेस नज़र आ रही है। इस सरफेस को हम डिसकन्फर्मिटी कहते हैं। अब आगे देख लें, ये भी एक आपको स्ट्रेटिफिकेशन नज़र आ रही है। इसमें भी आपको एक दरमियान में एक ब्रेकेज नज़र आ रही है, एक इंटरवल नज़र आ रहा है। मीन्स उसके दरमियान में एक ऐसा सेगमेंट आया था टाइम का जब डेपोजिशन में डेपोजिशन रुक गई थी, तो कुछ अर्से के बाद जब दोबारा डेपोजिशन स्टार्ट हुआ तो दरमियान में आपको एक ऐसी लेयर नज़र आएगी जो आपको ये बता रही होगी कि इन रॉक्स की जो स्ट्रेटिफिकेशन है, ये जो स्ट्रेटा, इनमें एज जियोलॉजिकल एज डिफरेंस कितना है। फिर ये भी एक डिसकंटिन्यूटी है, डिसकन्फर्मिटी है। ये आपको बता रही है कि पहले जो ओल्डर रॉक थी या जो